हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आयु फ्लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लीगल एथिक्स सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका टाइटल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, इस वीडियो में ना हम एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत भारत की ये जो शीर्ष संस्था है ना, शीर्ष कानूनी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे जुड़े तीन पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन या फिर इसकी संरचना कैसे होती है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है पावर्स यानी कि बार काउंसिल की शक्तियां क्या क्या हैं, या फिर वकीलों के रेगुलेशन के लिए कौन कौन से कड़े कदम उठाती है ये संस्था। थर्ड आता है फंक्शंस, यानी कि बार काउंसिल के मुख्य कार्य और इसके मुख्य कर्तव्य क्या हैं, जैसे कानूनी शिक्षा के मानक तय करना या फिर वकीलों के लिए आचार संहिता बनाना, ये सब चीजें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं हम। व्हाट इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया असल में है क्या। देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि शीर्ष वैधानिक संस्था है। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में ना लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, ठीक है। और लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली ना सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये अंडर सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत होती है, ठीक है। जब एडवोकेट एक्ट 1961 आया तो उसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ था कि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। इस कानून के आने के बाद ही ना भारत में यूनिफाइड बार काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये जो काउंसिल है ना, ये तय करती है कि राज्य बार काउंसिल किस तरीके से काम करेगी, ठीक है, या फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये वकीलों के लिए ना प्रोफेशनल कंडक्ट यानी कि आचार संहिता के नियम भी बनाती है और सभी स्टेट बार काउंसिल्स के काम काज को सुपरवाइज भी करती है, उनकी निगरानी भी करती है, ठीक है। ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये वकीलों को अगर रूल्स देती है, रेगुलेशंस देती है ना, तो ये अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी करती है। वकीलों के विशेषाधिकारों, जो प्रिविलेजेस है ना, और उनके हितों की सुरक्षा करना भी ना इसी संस्था का काम है। तो अगर हम इजी भाषा में बोले, इजी लैंग्वेज में बोले, तो ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम को रेगुलेट करने वाली एक पेरेंट बॉडी है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की संरचना और इसका गठन कैसे होता है। देखिए, इसके ना तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य। दूसरा है अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी। थर्ड है सॉलिसिटर जनरल यानी कि भारत के महाधिवक्ता, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए, क्योंकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और मैंने आपको बताया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सारी स्टेट बार काउंसिल्स की निगरानी करती है, ठीक है। तो जितने भी स्टेट बार काउंसिल है ना, उनमें से एक मेंबर को चुनकर बीसीआई में भेजा जाता है, यानी कि हमारे पास अगर 28 स्टेट बार काउंसिल है तो 28 मेंबर्स, हर एक स्टेट बार काउंसिल से एक एक मेंबर चुन करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है ना, इस काउंसिल के यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जो देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल यानी भारत के महाधिवक्ता। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है ना, वो भी बीसीआई के एक पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह सेवा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन निर्वाचित, जो हमने इलेक्टेड मेंबर्स कहे हैं वो, और पदेन सदस्य जो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है हमारी ये एपेक्स बॉडी, शीर्ष नियामक संस्था,
ये तैयार होती है। अभी हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स कहाँ से आते हैं, कैसे चुन करके आते हैं। अब हम देख रहे हैं टेन्योर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स है ना, उनका कार्यकाल कितना होता है और उनकी सदस्यता कब तक बनी रहती है। ठीक है, इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदेन सदस्य। तो भारत में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल बीसीआई के मेंबर तब तक बने रहते हैं जब तक वे अपने इन सरकारी पदों पर बने रहते हैं। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल के पद पर जब तक है तब तक ही वो बीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर बने रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल जब तक बने हुए हैं तभी तक ये बीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर बने रहेंगे। ठीक है, इनके जो ये सरकारी पद है हटते ही ना इनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इलेक्टेड मेंबर, यानी निर्वाचित सदस्य जो राज्यों में से चुनकर आए हैं। ठीक है, तो राज्यों से चुनकर आए मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हिस्सा तब तक बने रह सकते हैं जब तक वो अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बने रहते हैं। एक बार वो अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल के मेंबर पद से हट गए तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद से भी हट जाएंगे। अगर वहां उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो बीसीआई में भी उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से तय होती है बार काउंसिल के मेंबर्स की कॉन्टिन्यूएंस, यानी कि निरंतरता। अब देखते हैं पावर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पहला है कॉर्पोरेट एंड लीगल स्टेटस, जिसमें हम बताएंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये अपने खुद के नाम पे काम करती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव और एडजुडिकेटरी पावर्स, यानी कि इसके ऊपर प्रशासन की और न्यायिक किस तरीके की इसके पास पावर्स होती है। इनकी एक्सप्लेनेशन एक एक करके आगे देखेंगे। अगर हम पावर्स की बात करें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्या क्या पावर होती है, तो सबसे पहली पावर आ रही है कॉर्पोरेट एंड लीगल स्टेटस, यानी कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये एक कॉर्पोरेट व्यक्तित्व रखती है। ठीक है, जो बीसीआई है ना, वो लॉ द्वारा बनाई गई एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सन है जिसके पास अपनी खुद की कॉमन सील होती है, अपनी मोहर होती है। इसका अस्तित्व भी हमेशा बना रहता है। ठीक है, जिसे हम परपीचुअल सक्सेशन कहते हैं। ठीक, एक्ट्स इन इट्स ओन नेम, यानी कि ये अपने नाम से काम करती है। एक लीगल एंटिटी होने के नाते बार काउंसिल को ये अधिकार है कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी भी बाहरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या एग्रीमेंट साइन कर सकती है, या किसी पर केस फाइल कर सकती है। और दूसरा व्यक्ति भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे डायरेक्ट केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लीगल एंटिटी है। अब देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव और एडजुडिकेटरी पावर्स को, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां किस तरीके से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है कैन ट्रांसफर नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम स्टेट रोल, यानी कि स्टेट रोल पर वकीलों के नाम का ट्रांसफर करने का अधिकार है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। देखिए, अगर कोई वकील एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी प्रैक्टिस को शिफ्ट करवाना चाहता है तो उसके एक एप्लीकेशन देने पे बीसीआई के पास उसका नाम एक स्टेट रोल से दूसरे स्टेट रोल में शिफ्ट करने का, ट्रांसफर करने का प्रशासनिक पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज, यानी कि विभिन्न समितियों का गठन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, अपने सारे कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना अलग अलग तरीके की कमेटियां बना देती है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देती है वो, ताकि उसके रोजमर्रा के काम जो है आसानी से हो सके। फिर डिसिप्लिनरी कमेटी बना देती है वो, ताकि जो वकीलों का मिसकंडक्ट है उसकी जांच की जा सके। फिर आता है लीगल एड कमेटी एंड अदर कमिटीज एज रिक्वायर्ड, जैसे कि लीगल एड कमेटी वो बनाती है जरूरतमंद जो वकील है ना उनकी मदद करने के लिए। और इसी तरीके से अदर कमेटीज के भी वो गठन कर सकती है जैसे जैसे उसको जरूरत महसूस होती है। अब वो कमेटियों का गठन क्यों करती है? ताकि उसका सारा काम अच्छे से चल सके। ठीक है, एक तरीके से सारी कमेटीज जो होते हैं ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह काम करती है। नेक्स्ट आता है एडजुडिकेट एंड एडमिनिस्टर, यानी कि न्याय करना और प्रशासन संभालना। देखिए, अगर किसी स्टेट बार काउंसिल का डिसीजन लिया कोई, ठीक है,
और उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी कोई डिसीजन सुना देती है, अगर किसी स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी कोई डिसीजन सुना देती है, कोई फैसला सुना देती है ना, तो बीसीआई के पास उसके खिलाफ अपील्स, रिव्यूज और रिवीजन को सुनने का और उस पर निर्णय करने का ना न्यायिक पावर होती है, ठीक है। साथ ही ये जो काउंसिल है ना, ये रोज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना रूल्स भी बनाती है, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ मुख्य प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए सेक्शन नंबर 7 ऑफ एडवोकेट एक्ट हमें बताता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 7, इसके तहत बीसीआई के सभी मुख्य कार्यों को यानी स्टेटूटरी फंक्शंस को 4 बड़े पिलर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका स्टैंडर्ड एंड एथिक्स यानी कि मानक और नैतिकता। वकीलों के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट को या फिर एथिक्स को, और फिर एटिकेट्स यानी कि शिष्टाचार को, इनके लिए नियम बनाना और इसी पिलर के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटीज के जो फैसले होते हैं ना, उसके खिलाफ अपील सुनना, अनुशासन बनाए रखना, ये सारे प्रोसीजर किसके अंदर आते हैं, डिसिप्लिन इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। नंबर 3 आता है लीगल एजुकेशन यानी कि कानूनी शिक्षा। देखिए देश में लॉ का सिलेबस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये बात तय करना, या फिर लॉ यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो हम कहते हैं ना बीसीआई के द्वारा, या फिर लॉ कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करना ना बीसीआई की बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, वेलफेयर एंड रिफॉर्म यानी कि कल्याण और सुधार। वकीलों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स बनाना, या फिर उनके रिफॉर्म्स को प्रमोट करना, ये सब काम कौन करता है, बीसीआई ही करती है। स्टार्ट करें फंक्शंस के फर्स्ट पार्ट से, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड डिसिप्लिन यानी कि वकीलों के पेशेवर आचरण और अनुशासन से जुड़े काउंसिल के कार्य क्या क्या हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहला आ रहा है कंडक्ट एंड राइट यानी कि आचरण और अधिकार। तो इसके अंडर ना बीसीआई वकीलों के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और शिष्टाचार के, एटिकेट्स के मानक, गाइडलाइंस जो होती है वो बनाती है, ठीक है। अपनी और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए भी नियम कौन बनाता है, बीसीआई ही बनाती है। और साथ के साथ वकीलों के अधिकारों और हितों यानी कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस की रक्षा भी कौन करता है, बीसीआई ही करता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फंक्शंस के तौर पे अलग अलग पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं। जिस हिसाब से आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन एंड सुपरविजन यानी कि अनुशासन और पर्यवेक्षण। देखिए इसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया राज्यों से ट्रांसफर होकर आए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामलों पर फैसला लेती है। मैंने आपको बताया था कि अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल कोई फैसला देती है और वो फैसले पे कोई अपील आ जाती है, तो वो कौन सुनता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो इसी बॉक्स के अंडर सुनेगी, ठीक है, क्योंकि वो अनुशासन और सुपरविजन का काम भी करती है, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल के ऑर्डर्स की अपील सुनने के साथ साथ वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामलों को देख रही है और सभी राज्यों की काउंसिल्स पर एक जनरल सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो बनाए रखती है बीसीआई। अब इसके फंक्शंस में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन, ठीक है, यानी कानूनी शिक्षा और मान्यताओं से जुड़े बार काउंसिल के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कार्य हैं, उनको देखते हैं। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये कानूनी शिक्षा का विकास करती है और उसके मानक तय करती है, ठीक है। यानी बीसीआई जो है भारत में लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देती है। ये यूनिवर्सिटीज और स्टेट बार काउंसिल्स के साथ कंसल्ट करके लॉ सिलेबस को तय करती है, ठीक है, कि क्या लॉ सिलेबस होगा और उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये विश्वविद्यालयों को, जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनको मान्यता देती है और उनका निरीक्षण करती है, ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज को पहचानती है जिनकी लॉ डिग्री के आधार पर स्टूडेंट्स का अ, बतौर वकील एनरोलमेंट करवाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही मान्यता देने के लिए ना बीसीआई खुद इन यूनिवर्सिटीज का दौरा करती है, ठीक है, उनका निरीक्षण करती है, उनकी इंस्पेक्शन करती है।
इसके साथ-साथ ये रिकॉग्नाइज़ करती है फॉरेन डिग्रीज़ को, यानी कि विदेशी डिग्री को भी मान्यता देने का काम करती है, ठीक है? देखिए, ये जो संस्था है ना, ये पारस्परिक आधार यानी कि रेसिप्रोकल बेसिस पर भारत से बाहर प्राप्त की गई कोई विदेशी कानूनी योग्यताएँ हैं या डिग्रीज़ है ना, उनको भी मान्यता देने का काम करती है, ताकि वो इंडिया में भी आकर के वकालत का काम कर सकें, ठीक है? तो ये क्या थे, ये कुछ देश में कानूनी शिक्षा के ना स्तर को बनाए रखने का काम करती है बीसीआई, उसके कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं बीसीआई के और फंक्शंस, कॉमन रोल, रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं रोल एंड रिफॉर्म, यानी नामावली और सुधार। इसके तहत ना बीसीआई पूरे भारत के एडवोकेट्स के लिए एक कॉमन रोल तैयार करती है। साथ ही ये देश में जो लीगल रिफॉर्म्स है ना, उसको बढ़ावा देती है। कानूनी सुधार है ना, उनको प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है और काउंसिल के मेंबर्स चुनने के लिए इलेक्शंस को भी कंडक्ट करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फंड्स एंड रेजिड्यूरी, यानी कि फंड्स और अन्य विविध कार्य। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, बीसीआई अपने फंड्स का इस्तेमाल एक्ट में दिए गए सही उद्देश्यों के लिए करती है। ठीक है। ये विदेश से जो कानून की पढ़ाई करके आते हैं ना लोग, उनको कुछ शर्तों के साथ भारत में प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है और सभी कार्यों को सही तरीके से निभाने के लिए ना जरूरी कदम भी उठाती है। आगे के फंक्शंस आ रहे हैं वेलफेयर, लीगल एड एंड अदर एक्टिविटीज। देखिए, वेलफेयर फंड एंड लॉ लाइब्रेरीज। वेलफेयर फंड का मतलब होता है कल्याण कोष और लॉ लाइब्रेरीज का मतलब होता है कानूनी पुस्तकालय। तो देखिए, जो बीसीआई होती है ना, वो गरीब, पुअर, इंडिजेंट, लाचार और डिसेबल्ड एडवोकेट, यानी कि जो दिव्यांग वकील होते हैं, उनकी मदद के लिए फंड्स रेज करती है। ठीक है। फंड्स तैयार करती है। साथ ही लीगल प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, इसके फायदे के लिए ना लॉ लाइब्रेरीज का निर्माण करवाती है, स्थापना करती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लीगल एड स्कीम्स एंड असिस्टेंस, कानूनी सहायता योजनाएं और मदद। देखो, ये जो संस्था है ना बीसीआई, ये समाज के जरूरतमंद और लाचार लोगों को ना मुफ्त कानूनी सलाह दिलवाती है और सहायता दिलवाती है। ठीक है। इसके लिए ये ना बहुत ही स्पेशल स्कीम्स भी ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डोनेशन एंड स्टेट काउंसिल रोल, दान और स्टेट काउंसिल रोल से जुड़े हुए काम। देखो, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये अपने फिक्स जो उसके एम्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ना गिफ्ट्स और डोनेशन रिसीव करती है। ठीक है। साथ ही जरूरत के अनुसार स्टेट बार काउंसिल की अन्य तरीके की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का जो काम है ना, वो भी यही पूरा करती है। इसी के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।